जो सावन की बौछारों से अपना घर बार बचाता है, जो सावन की बौछारों से अपना घर बार बचाता है, शीतलहर की रातों में जा खेतों में सो जाता है, उसके 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 घर के बच्चे भी कैसे भूखे रह जाते हैं जो अपने पूरे जीवन भर केवल अन्न उगाता है। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आज कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से दोबारा आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं, एक आह्वान करता हूं कि यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले, समाज को जागरूक करने वाले लोगों का सहयोग नहीं करते हैं तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आइए साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज की सही दिशा को समर्पित आपका अपना चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इससे जुड़िए। इसे आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमसे जुड़िए हमारे चैनल। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था, कहा था कि अगला वीडियो लेकर मैं आऊंगा कृषि विधेयक 2020 के संदर्भ में। कल मैंने अपना एक वीडियो रिलीज किया था, जारी किया था, किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर। किसान, आज देश का किसान किन किन समस्याओं से ग्रसित है, यह मैंने पिछले वीडियो में कल अपलोड करके कल आपको बताया। आज का जो वीडियो लेकर आया हूं मैं कृषि विधेयक के संदर्भ में, मैंने कहा था कि मैं अपनी राय भी दूंगा और वास्तव में यह किसान के हितैषी है या नहीं है, विस्तार पूर्वक इस पर हम लोग बात करेंगे। 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले इन विधेयक के बारे में अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, किसान भाइयों को, आम जनमानस को उसके बारे में बताऊं। जो 3 विधेयक पारित हुए हैं, पहला विधेयक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया नहीं है, सभी लोग जानते होंगे उसके बारे में, जिसका नाम रखा गया है कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध विधेयक 2020। इस विधेयक के अंतर्गत कोई भी किसान, देश का छोटा या बड़ा किसान, अपनी फसल किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पैदा कर सकता है और कंपनी की मनमाफिक फसल को भी वह अपने खेतों में उगा सकता है, पैदा कर सकता है। सिर्फ इसमें होना यह है, किसान और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा और जो रेट का निर्धारण, जिस कीमत का निर्धारण कंपनी और किसान के बीच में होगा, उस कीमत पर कंपनी किसान से फसल खरीदेगी। अभी तक किसान के पास क्या होता था, कोई ऑप्शन नहीं होता था। किसान ने पूरी लागत लगाकर अपनी फसल पैदा की, लेकिन जब उसका चना, मसूर, तिलहन, दलहन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कुछ भी आया, मक्का, वो उसे ले जाकर या तो मंडी में ले जाएगा या छोटे छोटे जो आढ़तिये होते हैं, फुटकर खरीदार होते हैं, उनके पास ले जाएगा। वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। एक रेट जो उनकी ट्रेड यूनियन निर्धारित कर देती थी। गेहूं का रेट, यदि आज से 10 वर्ष पहले की बात की जाए, 2010 के आसपास, तो 2010 के आसपास गेहूं का रेट 1000 से 1200 रुपए प्रति कुंटल था, जो आज बढ़कर 1985 रुपए कुंटल हो गया है। उसके पहले और अगर उसके पीछे जाएं तो 400 से 500, 300 रुपए, 200 से 250 रुपए कुंटल गेहूं का रेट तो हमें याद है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब किसान और कंपनी, अगर कंपनी कहती है कि किसान काला गेहूं उत्पादन करे और काला गेहूं को कंपनी 4000 रुपए, 5000 रुपए, 6000 रुपए प्रति कुंटल खरीदेगी, तो कंपनी उसको खरीदेगी। किसान और उसके बीच का वो एग्रीमेंट होगा, इससे किसान को मुनाफा है। और इसमें शर्त एक यही है, जो इसका जो ड्रॉबैक है, जिनको लेकर विरोध किया जा रहा है, ड्रॉबैक ये है कि कहीं ऐसा ना हो, देश में जो 80% किसान हैं वो 3 एकड़ तक की जमीन वाले हैं, छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, बड़े किसान भी नहीं है। जो लघु सीमांत किसान होगा, निश्चित तौर पर उसके पास आमदनी की कमी होगी, उसके पास आय बहुत सीमित होगी, कृषि पर डिपेंड होगा, कृषि पर निर्भर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून के मकड़ जाल में कंपनी उनको फंसाकर, छोटे छोटे बिंदु ऐसे हों कि जिसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए और फसल आने के समय किसान से वो कीमत नहीं दी जाए जिस पर तय हुआ था। ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया। लेकिन इसका मुनाफा बहुत बड़ा है कि कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में,
मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। किसान, यदि कश्मीर का किसान केसर उगा रहा है, यदि कहीं और का किसान केसर उगाना चाह रहा है, कोई कंपनी कहती है कि आपके यहां जलवायु अनुकूल है, आप इसको उगाइए, तो निश्चित तौर पर वो कर सकता है। यदि आलू पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी कोई कंपनी किसान को आलू के लिए एग्रीमेंट करती है और वह यदि एग्रीमेंट करती है 100 रुपए केजी के हिसाब से, तो कंपनी को भले ही मार्केट में 5 रुपए किलो का आलू मिल रहा हो, कंपनी किसान से 100 रुपए किलो ही खरीदेगी। इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक यह है कि अगर आलू की कीमत 150 रुपए प्रति किलो हो गई, या इसको यूं कहें कि अगर 20 रुपए किलो का आलू उस समय 100 रुपए किलो हो गया और आपका एग्रीमेंट 20 रुपए किलो है, तो आपको 20 रुपए किलो में ही देना होगा। यह एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, इसका ड्रॉबैक है। अन्यथा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत बढ़िया है, बहुत किसान कर रहे हैं। तकनीकी कृषि में ज्यादातर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज के समय जितने भी युवा कृषि से जुड़ रहे हैं यदि, तो वह इसीलिए जुड़ रहे हैं कि वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से नई नई कंपनियों से जुड़ते हैं और नई नई कंपनियां उनको, चाहे अश्वगंधा हो, चाहे सर्पगंधा हो, चाहे सफेद मूसली हो, कितने भी नए नए ऐसे औषधीय और गैर औषधीय पौधे हैं, कृषि है, वो उनको करवाते हैं, उनकी फार्मिंग करवाते हैं और उससे मोटा मुनाफा कमाते हैं। तो ये इस कानून का बहुत अच्छा बिंदु है, बहुत फायदेमंद है। एक एक्ट था हमारे देश में पहले, एपीएमसी एक्ट 2003। एपीएमसी एक्ट 2003 अभी तक जितना भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था इस एक्ट के अंतर्गत होता था, लेकिन इसका जो किसानों को ड्रॉबैक था, मुनाफा जो किसानों को डिसएडवांटेज था, वो ये था कि कंपनियां यदि कंपनी कोई मुंबई की, कोई महाराष्ट्र की कंपनी यदि बुंदेलखंड के छोटे से किसी गांव में जाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना चाहती है, तो उसके लिए पहले उसको वहां की लोकल अथॉरिटी जो मंडी होती है, मंडी के साथ में वो टाई अप करेगी। क्योंकि जो वहां अभी तक का जो एक्ट है, जो 1960 में हमारे देश में एपीएमसी एक्ट लागू किया गया। एपीएमसी एक्ट क्या कहता था? वो ये कहता था कि किसी भी किसान को अपनी फसल मंडी में ही बेचनी है, वह दूसरी जगह कहीं मंडी में नहीं जा सकता है, वो निकटवर्ती मंडी में ही बेचेगा। अब उसको जो कंपनी है वो मंडी के साथ में जाकर टाइप करेगी, मंडी का कमीशन उसको देगी, जो भी 5, 10, 15, 20% जो कमीशन मंडी का होगा वो उसको दिया जाएगा। इसके बाद किसान के साथ में उसका एग्रीमेंट होगा, तो वो उतना मुनाफा किसान को न देकर उतना मंडी को देती थी। लेकिन अब वह नहीं है, वह स्थिति सीधे सीधे कंपनी किसान से टाइप कर सकती है। किसान और बिल जो केंद्र सरकार ने पास किया वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, यानी कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। इस बिल के अनुसार किसान अपनी फसल अपने अनुसार मनचाहे स्थान पर बेच सकता है। किसान के इस अधिकार में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस प्रकार के प्रावधान से उसे यह स्पष्ट हो गया कि किसान और एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूसिंग कंपनी के बीच जो टाई अप होगा, वह कंपनी किसान के घर, किसान के खेत में जाकर माल खरीद सकती हैं, कृषि उत्पाद खरीद सकती हैं और इसमें किसी भी बाहरी मंडी हो या कोई दूसरी संस्था हो, उसका कोई दखलंदाजी नहीं होगी। किसान को अपने मनमाफिक रेट में माल बेचने के अवसर मिलेंगे। इससे इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं, अभी तक देश का किसान जो गरीब था वो गरीब इसलिए था कि वह यदि बुआई के लिए चना खरीदता है, मसूर खरीदता है, गेहूं खरीदता है, ज्वार खरीदता है, तो वह कहीं भी जाए, अगर वह 10 बीज भंडार में भी जाता है तो वहां पर बीज का जो रेट मिलेगा सिर्फ ब्रांड के अनुसार उसमें अंतर होगा। अन्यथा अगर कहीं पर चना 5,000 रुपए कुंटल है तो सेम वही जो वैरायटी है चने की वो 5,000 कुंटल मिलेगी या 5200, 5500, 5600, इतना अंतर होगा। बहुत उनमें यूनियन रहती है। लेकिन यदि किसान बेचने जाएगा, अपना चना बेचने जाएगा, अपना मसूर बेचने जाएगा,
तो वह किसी भी मंडी में जाए, वहां पर उसके रेट में प्रति कुंतल 100, 200, 250 रुपए से ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि जो व्यापार यूनियन होगी, व्यापार यूनियन ने मिलकर पहले ही समझौता कर रखा होता है कि आप इससे ज्यादा में नहीं खरीदेंगे। अगर चना की खरीद होगी तो 3500 रुपए कुंटल से ज्यादा नहीं होगी, मसूर की होगी तो 4000 से ऊपर नहीं होगी, गेहूं की होगी तो 1600 से ऊपर नहीं होगी। यह उनका यूनियन उन्होंने बना ली है पहले से, ऐसा होता है। लेकिन अब अगर कोई बाहरी कंपनी, कोई भी व्यक्ति वो चाहता है, यदि किसी उसे शुद्ध गेहूं चाहिए है, शुद्ध चावल चाहिए, शुद्ध मक्का चाहिए, ज्वार चाहिए है, चना चाहिए है, तो वह किसान के पास जाएगा, अपनी जरूरत के लिए भी खरीद सकता है। और दूसरा, कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति, ऑथराइज्ड व्यक्ति, वह किसान से डायरेक्ट खरीद सकता है। इससे किसान को फायदा होगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। अभी तक कृषि का कोई मार्केट ही नहीं था, कृषि उत्पादों में कंपटीशन नहीं था बेचने में। जो खरीदे जाते थे वो उसकी मोनोपोली थी, अड़हतियों की मोनोपोली थी, और जितनी भी मंडियां थी वो एक किसान के 10, 20, 50 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी मंडी होगी वहां मोनोपोली होगी। कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। जब कंपटीशन नहीं होता है मार्केट में तो उत्पाद की कीमत सही नहीं मिलती। उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन विधेयक 2020 से कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों के फसलों के अच्छे दाम किसानों को मिलेंगे। यह किसानों के हितकर है, फायदेमंद है। इसलिए इस विधेयक में कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है, एक छोटा सा, जब यह पूरे देश में सही तरीके से सुचारू रूप से चलने लगेगा तो एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली के आसपास के राज्य जो हैं उनके किसान दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल के जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि यदि सरकार ने एमएसपी, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया तो ऐसा ना हो कि उन्हें भविष्य में बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़े। क्योंकि यदि आप देखें कि अगर गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल है तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करते हैं। यदि इस एमएसपी को खत्म कर दिया गया तो कहीं प्राइवेट कंपनियां ऐसा ना करें अपनी यूनियन बनाने के, वो भी यूनियन बना ले जैसे मंडी ने यूनियन बनाई है, इसी तरह प्राइवेट कंपनी यूनियन ना बना ले। और प्राइवेट कंपनी यदि गेहूं को 1500 रुपए प्रति क्विंटल में ही उन्होंने निर्धारित कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि एमएसपी सरकार खत्म कर चुकी, तो उस समय किसानों को कहीं घाटा ना हो। इसलिए एक बिंदु यह है जिसको लेकर किसान आंदोलित हैं, उग्र हैं और किसान काफी परेशान हैं। सरकार को चाहिए कि इसको लेकर एक निश्चित नीति किसानों के सामने निर्धारित करे, एक कमेटी बनाए जिसमें यह आश्वासन दिया जाए। किसान क्या मांग रहे हैं? जो अभी के किसान हैं, कुछ उसमें से जो आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ वास्तव में किसान हैं और कुछ आंदोलन को हाईजैक करने के लिए बाहरी अराजक तत्व हैं जो उस आंदोलन को हाईजैक करके देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करना चाहते हैं। उसमें परेशान कौन हो रहा है? देश का किसान पिस रहा है, क्योंकि देश में जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, जो देश को चाहने वाले लोग हैं, जो देश से जुड़े लोग हैं, वो किसानों को गालियां दे रहे हैं। लेकिन मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि आप उन देशद्रोही ताकतों की वजह से किसानों को बदनाम मत करिए, किसानों को गालियां मत दीजिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान का दिया ही हम लोग खाते हैं। किसान के उगाए अन्न की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि कोई 5 स्टार होटल में बैठा व्यक्ति, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, या डीएम से लेकर पीएम, सीएम, कोई भी व्यक्ति हो, कोई बड़े अधिकारी हो, आईएएस, पीसीएस, वो जाके रात में, सर्दियों की रात में 2 बजे यदि कोई पहरा देता है तो यह देश का जवान होता है, यह देश का किसान होता है। कोई आईएएस पीसीएस नहीं होते हैं, वो देश का किसान होता है। इसलिए किसान को एक तो गाली देना बंद कीजिए, जो दूसरे अराजक तत्व हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके बारे में जो बोलना है बोलिए, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन यदि किसान की कोई परेशानी है तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो एमएसपी के संदर्भ में नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी हमें। न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से, कि खत्म होने की वजह से किसान को घाटा नहीं होना चाहिए। बाकी ये कानून बहुत बढ़िया है, ये बिंदु भी बहुत अच्छा है। जो दूसरा कानून है कि कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन विधेयक 2020 किसान के लिए उपयोगी है, बशर्ते कि एमएसपी को अभी लागू रहना चाहिए और
जो रेट अभी निर्धारित है उससे कम में ना हो। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी पिछले वर्ष ही जो मसूर दलहन में आती है, मसूर का जो एमएसपी था वो 4800 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन बाहर जो उसका रेट था, जो मार्केट की वैल्यू थी, जो मार्केट की कीमत थी, वो लगभग 5200 रुपए प्रति क्विंटल थी। किसानों ने बाहर बेचा। लेकिन यह ठीक नहीं था। पिछले कानूनों के तहत किसान ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन जब कोई भी वस्तु हो, जब हम मार्केट में लेने जाते हैं, हमें जहां सस्ता मिलता है वहां से खरीदते हैं, जहां महंगी हमारा सामान बिकता है वहां हम बेचते हैं। तो किसान को यह स्वतंत्रता क्यों नहीं है? किसान के लिए अवसर क्यों नहीं है कि वो 4 जगह क्यों नहीं देख सकता था? अब किसान अपनी मनमाफिक लोगों को मनमाफिक रेट पर बेच सकता है। विधेयक है। और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस एक्ट के आधार पर, इस कानून के आधार पर सरकार ने कुछ पदार्थों को, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको आवश्यक वस्तु की सूची से अपना हैंड हटा लिया। इसको यूं समझ सकते हैं कि किन पदार्थों को आवश्यक वस्तु की सूची में डाला जाएगा, किन को नहीं डाला जाएगा, उसमें सरकार ने अपना हाथ हटा लिया। उससे फायदा क्या होगा? अभी तक इस विधेयक के अनुसार ही जो अनाज के गोदाम होते थे हमारे देश में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका संचालन करती थी, वहां पर लाखों टन गेहूं पड़ा रहता था, वो सड़ता रहता था। आलू यदि सरकार आलू उसकी श्रेणी में रखी थी, तो सरकार अपने गोदामों पर जब आलू रखती थी तो टनों आलू सड़ जाता था, हजारों टन आलू सड़ जाता था। चावल के ऐसे गोदाम में कि लाखों टन चावल सड़ जाता था। सरकार ने जब आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित किया तो उसकी मंशा ये रही सरकार की उस समय कि वह यदि अपना फ्री होल्ड इससे हटा लेगी तो इससे प्राइवेट कंपनीज आगे आएंगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। जब प्राइवेट कंपनी वहां पर आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो उनके कोल्ड स्टोरेज होंगे बड़े, उनके अपने बड़े गोदाम होंगे जहां पर वह उसको सुरक्षित रख सकेगी, और वह सुरक्षित खाद्यान्न हमारे देश के नागरिकों तक पहुंचेगा। ये तो इसकी मंशा थी, इस कानून के पीछे बनाने की मंशा है सरकार की। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है, जो किसान संगठन जिस बात को उठा रहे हैं, वो ड्रॉबैक इसका ये है कि सरकार की मंशा यही है कि वह उसका सही ढंग से पालन हो और किसानों को उसका फायदा हो। लेकिन यदि भविष्य में कहीं ऐसा हुआ कि मंडियों की तरह, जैसे 1960 में हमारे देश में एपीएमसी एक्ट लागू हुआ, एपीएमसी जिसको आप मंडियां कहते हैं, मंडियों ये था कि किसान की फसल जो हो नजदीकी मंडी में अच्छी कीमत पे बिके और किसान को वहीं पर अपना मूल्य मिल जाए, एक दिन के अंदर उसका पेमेंट मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? मंडियों में राजनीतिकीकरण हुआ, मंडियों में आपका पॉलिटिक्स हुई और उनकी ट्रेड यूनियन बन गई, व्यापारिक संगठनों ने यूनियन बना ली और यूनियन बनाने के बाद किसान को तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने रेट निर्धारित कर दिया कि गेहूं हम इतने में ही खरीदेंगे, चावल इतने में ही खरीदेंगे, मक्का इतने में ही खरीदेंगे, दलहन तिलहन सभी के लिए उन्होंने रेट निर्धारित कर लिए और किसान की मजबूरी हो गई, उसको वहां पर अपना माल बेचना पड़ा। किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं भविष्य में इस एक्ट के आधार पर यदि प्राइवेट कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने स्टोरेज बनवाए और वहां पर चूंकि अब स्टॉक को रखने की लिमिट खत्म कर दी गई है, अभी तक जो इस एक्ट के आधार पर था कि वहां पर लिमिट थी, आप निश्चित मात्रा से ज्यादा आलू होल्ड नहीं कर सकते हैं, आप गेहूं नहीं रख सकते हैं, चावल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने एसेंशियल गुड्स में रखा था, आवश्यक वस्तुओं में रखा था, उसको आवश्यक खाद्यान्नों की सूची में रखा था। लेकिन यदि प्राइवेट कंपनी ने उसको होल्ड करना चालू कर दिया और जब किसान को आलू चाहिए, जब बुआई के लिए चना चाहिए, मसूर चाहिए है, और उस समय उन्होंने रेट बढ़ा दिया, जब किसान बेच रहा है तब रेट कम हो गया। इसमें सरकार क्या करेगी? इसमें सरकार ने एक प्रावधान रखा है कि कंपनी रेट को दोगुने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती हैं। अब यह कहिए कि कोई 100 रुपए की कोई वस्तु है, यदि कंपनी 199 में उसका प्राइस कर दे तो आप तो कानून के दायरे में फंस गए, वो तो सही है। 200 रुपए उन्होंने डबल नहीं की, डबल से ज्यादा नहीं कर सकती, डबल नहीं किया, 199 कर दिया, लेकिन बीच का जो डिफरेंस है वो भी तो बहुत ज्यादा है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे?
तो जो देश के कुछ किसान संगठन हैं उनका कहना यह है कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि देश का जो 80% किसान है वो लघु सीमांत किसान है। लघु सीमांत किसान जो है उसकी आय बहुत सीमित है, वो कहीं कानूनी पचड़े में ना फंस जाए, वो कंपनी के बीच में कंपनियों में कानूनी पचड़े में ना फंस जाए, और उसको कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि किसानों की दशा पुनः जो है मंडियों जैसा ही हो जाए। यदि ऐसा हुआ कंपनियों ने, तो इसकी जो इस कानून के तहत बताया गया है, यदि किसान के साथ कोई धोखा होता है तो किसान अपनी अपील किसे करे? आप डायरेक्ट पीएम से लेके सीएम, डीएम से लेके एसपी किसी को नहीं कह सकते ना। उसके लिए एक फोरम दिया सरकार ने, एक प्रावधान बनाया। वो प्रावधान क्या है? वो प्रावधान है कि इसके लिए आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हर जिले में होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो देश का 80% किसान, छोटा किसान, अपने नजदीकी थाने में जाने से डरता है, झिझकता है, जो आज स्थिति हो रखी है हमारे सरकारी सिस्टम की, वो सभी लोग जानते हैं। वह गांव का छोटा गरीब किसान, लघु सीमांत किसान, मैं बड़े बड़े किसान संगठनों के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटे किसान, वो तो आप अपने पास के जाके थाने में जाने से झिझकते हैं। अब वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाकर अपील करेगा? और वो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास अपील भी करेगा तो कितने दिन में सुनवाई होगी उसकी? इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है, इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। इसलिए किसान परेशान हैं इसको लेकर। इन कानून को लेकर निश्चित तौर पर आप सभी ने समझा कि ये फायदेमंद हैं, किसान के लिए हितकर हैं, लेकिन इसके लिए एक और आवश्यकता है कि भारत सरकार को चाहिए, देश के अलग अलग प्रांतों की सरकारों को चाहिए कि इसको लेकर किसानों को जागरूक किया जाए, और जो इस कानून में छोटे छोटे ड्रॉबैक हैं उसको आपस में बैठकर सुलह किया जाए, उसको सुलझाया जाए, और जितना अच्छी से अच्छा हम उसको बना सकते हैं उसमें संशोधन करके बनाए जाएं, क्योंकि हमारा देश सदैव कृषि प्रधान देश रहा है। 1947 के पहले भी देश के किसानों का शोषण होता रहा है, और जमींदारी प्रथा जब लागू थी तब देश में किसानों को कुछ नहीं मिलता था। ज्यादातर जमींदार जो है अपना प्रॉफिट कमाने के बाद में वह ब्रिटिश को फायदा पहुंचाने का कार्य करते थे। 1947 में देश आजाद हुआ, किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया गया, छोटे छोटे पट्टे दिए गए, किसानों को जमीनें दी गई, आत्मनिर्भर बनाया गया। लेकिन उसके साथ ही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा देश का कि किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता है। किसान को नहीं पता होता है कि वह जो गेहूं उगा रहा है वह कितने में बिकेगा। एमएसपी के पहले ऐसा नहीं था, एमएसपी में उसको श्योरिटी मिली कि वह इतने में बिक जाएगा कम से कम। तो मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं, बहुत लंबा हो रहा है, इसको लेकर दोबारा फिर हम लोग जुड़ेंगे। तो आज के वीडियो का सार यही था कि ये तीनों कानून किसान के हितैषी हैं, लेकिन जो इसमें छोटे छोटे बिंदु हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा लोकसभा में जहां पर विभिन्न पार्टियों ने विरोध किया, सार्थक चर्चाएं भी हुई वहां पर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर किसानों में संशय है। उन संशयों को दूर करना चाहिए, और किसान संगठनों को भी चाहिए कि वे बैठकर सड़क पर नहीं, वे एक टेबल पे बैठकर चर्चा करें उसको लेकर, और हम एक मजबूत भारत का निर्माण करें। देश का किसान से ही देश की गति मिलती है, देश आगे बढ़ता है, देश समृद्ध होता है। तो हम किसान को नाराज नहीं करें, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना है। और आप सभी को मैं अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से आज का वीडियो कंक्लूड कर रहा हूं। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, इतना बड़ा वीडियो आपके लिए बनाया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मैं आगे भी और अच्छी जानकारियों के साथ नई नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। अंतिम 4 पंक्तियां अपने भूमिपुत्र के चरणों में रखती हुई, जिसकी फसलों को खेतों में खाते कीट पतंगे हैं, फिर खलिहानों से कुछ हिस्सा ले जाते भिखमंगे हैं, जिसकी फसलों को खेतों में खाते कीट पतंगे हैं, फिर खलिहानों से कुछ हिस्सा ले जाते भिखमंगे हैं, बाजारों में जाकर उसको पूरा मोल नहीं मिलता, सिर्फ फसल पर करें सियासत, राजनीति के नंगे। फसल पर करें सियासत, राजनीति के नंगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस चैनल को